Hello students, as I told you this afternoon that CBSE has changed your syllabus a little bit for this session. In this session, instead of a single term examination, you will have two terms, term 1 and term 2. As you can see on the screen, term 1 will be conducted in the month of November and December, and term 2 as usual in the month of March and April. So let us talk about the question pattern of both terms. In term 1, you will get an objective type of questions. Now what is an objective question? Objective questions में क्या होते हैं? आपका multiple choice questions हो सकता है based on the poems, based on the stories, and based on the reading section and writing section prescribed for you in the term 1 syllabus. So उसके ऊपर आपको objective questions पूछे जाएंगे. So you need to take the correct answer. Okay. If we compare the objective from subjective, तो जो objective is much tougher than subjective. Why? Because in objective you should be very clear about the story. You should be very clear about the concept that is given in your textbook. Okay. जो भी चैप्टर्स होंगे उसको आपको डिटेल में जानना है. अगर आप डिटेल में नहीं जानोगे डेफिनेटली यू विल गेट कंफ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड इफ़ यू गेट कंफ्यूज्ड देन यू विल टिक ए रॉन्ग आंसर एंड यू विल डेफिनेटली गेट नथिंग बट ए बिग ज़ीरो. इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो टर्म 1 में सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उसको डिटेली लाइन वाइज पैराग्राफ वाइज अच्छा से पढ़िएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. ओके, सो लेट अस कम टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होंगे कि आपको आंसर्स शॉर्ट में लिखना हो सकता है, लॉन्ग में लिखना हो सकता है, उसके बाद आपका वेरी वेरी लॉन्ग में लिखना हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन प्रिस्क्राइब्ड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन. ओके, जो क्वेश्चंस दिया जाएगा उसका अगेंस्ट में जो क्वेश्चंस मार्क्स दिए जाएंगे उस मार्क को डिपेंड करके आपको सब्जेक्टिव को लिखना पड़ेगा. सो दिस इज द ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द सिलेबस prescribed for you for this session 2021 and 2022. So let us start our first lesson of our textbook Flamingo, the last lesson by Alphonse Daudet. So first, let us know about our author Alphonse Daudet. He was a French novelist and a short story writer as well. Okay, he was enlisted in the French army during Franco-Prussian War in the year 1870 and 71. But due to his failing health, he was compelled to go back to his writing for the rest of his life. And this lesson, that is the last lesson, is one of those writings. Now let us learn something about the background of the story. So the last lesson was set in the year 1870 and 1871 जब फ्रांको-प्रुशियन वॉर हो रहा था. नाउ व्हाट इज़ फ्रांको-प्रुशियन वॉर? फ्रांको जो है नाउ इट इज़ नोन एज द मॉडर्न फ्रांस, एंड प्रुशियन में 3 कंट्रीज लोग मिलकर वो प्रुशियन नेशन बनाया था. वो था जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ओके, तो 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और प्रुशिया का बीच में वार हुआ, और वार में फ्रांस डिफीट हो गया और प्रुशिया क्या हो गया, विक्टोरियस हो गया. क्लियर? नाउ लेट अस सी what was the result of that Franco-Prussian War of 1870 and 1871. उस पर क्या हुआ कि फ्रेंच जो है वो डिफीट हो गया और प्रुशियंस लोग क्या हो गया, विक्टोरियस हो गया. सो विक्टोरियस होने के कारण से जो एल्सेस एंड लोरेन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एल्सेस एंड लोरेन जो है फ्रेंच का 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसको प्रुशियन ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, एडमिनिस्टर कैप्चर कर लिया. और ये जो चैप्टर जो लास्ट लेसन है वो इसी के बारे में है कि जब प्रुशियन सोल्जर्स ने
एल्सेस एंड लोरेन को अपना अंदर काबू कर लिया तो डेफिनेटली क्या हो जाता है कि उस पे प्रूशियन का राज चलना शुरू हो जाता है. दे विल स्टार्ट गवर्निंग दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. तो इसीलिए जो लास्ट लेसन का मतलब क्या है, द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, जिसके कारण से जितना वहाँ पे जो टीचर्स थे, जितने वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकर्स थे, उन्हें वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा. और नेक्स्ट डे से उन्हें ये कहा गया कि आप लोग जो हैं अभी से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोलोगे, बल्कि आप क्या लैंग्वेज बोलोगे, जर्मन लैंग्वेज बोलोगे. इट वाज द रूल इम्पोज्ड ऑन देम. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थीम्स इन द स्टोरी. स्टोरी का जो थीम 1 है, दैट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग. जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मदर टंग है, चाहे हम इंग्लिश बोल ले या हिंदी बोल ले, लेकिन हमारा जो मदर टंग है, इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, इजंट इट. आपका जैसे कि वांचो लैंग्वेज हो गया, तो वांचो जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट मदर टंग आपके लिए वो होता है. तो इस तरह से थीम 1 क्या बताता है कि हमें अपनी मदर टंग का जो इम्पोर्टेंस है वो समझना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए. ओके, नाउ लेट अस गो टू थीम 2. थीम 2 कहता है दैट वन शुड नॉट बी ए प्रोक्रेस्टिनेट. प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है, जो इंसान काम को हमेशा डिले करता है, कल करेगा, परसों करेगा, नरसों करेगा, जो डिले करता है उसको प्रोक्रेस्टिनेट कहा जाता है. तो थीम 2 सेज that we should not pile up things for tomorrow. वो कहते हैं ना कि हमें जो काम आज करना है हमें वो वही करना है, हमें कल परसों के लिए वो काम को नहीं रखना चाहिए. The theme 2 of the story speaks about that. Now let us come to theme 3. Theme 3 ये कहता है aftermath of war. जैसे कि वार होने के बाद में उसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है. डेफिनेटली नॉर्मल लाइफ्स पे उसका इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होता है और हमारा लाइफ जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता है. बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो इन 3 थीमों को इस स्टोरी में द लास्ट लेसन में रिफ्लेक्ट किया गया है. अगर हम ज़्यादा बात करें तो थीम 1 एंड थीम 2 जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा गया है, उसका इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि हमें अपनी मदर टंग को प्रिजर्व करना है, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है. क्लियर? Now let us come to the characters in the story. So first is Little French. Little French जो है वो बहुत ही छोटा सा लड़का है. He is a school going boy and he is very sensitive. And at the end of the story we will see कि वो किस तरह से अपना गिल्ट को, अपना मिस्टेक्स को रियलाइज़ करता है कि उन्होंने अपने फ्रेंच लेसन्स को अच्छा से अटेंड नहीं किया, जिसके लिए वो रिग्रेट फील करता है. We will see about it in the story. Okay, it is all about Little French. Let us come to the next character, Mr. M. Hamel. M. Hamel was a school teacher. He was a teacher of Little French and he was a French language teacher. And he has been in the schools of Alsace for the last 40 years. 40 years तक उन्होंने French language पढ़ाया है Alsace के स्कूल में. And the third character is, okay, before moving to the third character, let me tell something more about Mr. M. Hamel. M. Hamel जो था, he was a great patriot as well. Okay, बहुत ही बड़ा देशभक्त भी था. According to him, French language is the most beautiful language in the world. उसका मानना यही था. And he tried to emphasize the importance of French language upon the people of Alsace district of French. लेकिन वहाँ के जो इंसान थे, वहाँ के जो सिविलियंस थे, वो रियलाइज़ नहीं किए. लेकिन जब लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लेसन आया, एवरीबडी ऑफ एल्सेस गोट इमोशनल. वो सब इमोशनल हो जाते हैं. तो हम स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह इमोशन होकर वो मिस्टर एम हेमल के जो लास्ट लेसन होता है फ्रेंच लैंग्वेज का, वहाँ वो किस तरह से क्लासरूम को भर देते हैं. वी विल सी दैट इन द स्टोरी. ओके, सो नाउ
let us move to the third character, Mr. Washter. Okay, so Mr. Washter was a blacksmith. माइनर कैरेक्टर है, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है स्टोरी में, लेकिन उसका नाम को मेंशन किया गया है. समटाइम्स MCQs में ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं. मिस्टर वास्टर वाज ए ब्लैकस्मिथ हो सकता है, ही वॉज ए बैगर हो सकता है, ए विलेजमैन हो सकता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि वो क्या था. सो मिस्टर वास्टर वाज ए ब्लैक स्मिथ. ओके, ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है हिंदी में? लोहार. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट, द लास्ट कैरेक्टर, ए वेरी माइनर कैरेक्टर, ओल्ड हॉर्सर. ओल्ड हॉर्सर जो है, ही वाज ए विलेज एल्डर. वो बस्ती का एक एल्डरली पीपल होता है जो एम हेमल का जो लास्ट फ्रेंच लेसन होता है वहाँ पे वो लोग क्लास अटेंड करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और वो लोग लास्ट मोमेंट में एट द 11th आवर दे रियलाइज देयर गिल्ट, दे रियलाइज देयर मिस्टेक, दैट दे haven't learned their language till death, and the last day of their language has arrived. Okay, this is all about the characters of the story. Okay, let us come to the phrases used in the story. So अगर हम देखें तो आपका टेक्स्ट बुक में सबसे पहला पेज में आपने दिया होगा, वहाँ पे 6 phrases दिया गया है जिनको स्टोरी में यूज़ किया गया है. Now let us learn about the meaning of these phrases. Okay, number 1 is in great dread of. इसका मतलब क्या होता है? With great fear of. In great dread of का मतलब क्या है? With great fear of. So if we use that in a sentence, we can write like this: I'm in great dread of my mistakes. मुझे अपने mistakes से बहुत ही डर लगता है. Okay. Then number 2 is counted on. Counted on का मतलब होता है relied or depended on. Relied or depended on. सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे तो इस तरह हम लिख सकते हैं, नेहा इज काउंटेड ऑन हर पेरेंट्स. नेहा इज काउंटेड ऑन हर पेरेंट्स. क्लियर. नाउ नंबर 3 इज इन यूनिसन. इन यूनिसन मीन्स टुगेदर और ऑल एट वंस, यू कैन से. इन यूनिसन मीन्स टुगेदर और ऑल एट वंस. इफ वी यूज दैट इन ए सेंटेंस, वी कैन राइट लाइक दिस: द choir was singing in unison. The choir was singing in unison. Okay. Now let us come to number 4, a great bustle. A great bustle, it means an excited activity or movement. Okay, an excited activity or movement. So if we use them in a sentence, we can write like this: I was in great bustle when Mirabai Channu bagged silver in Tokyo Olympics. I repeat, I was in great bustle when Mirabai Channu bagged silver in Tokyo Olympics. All of you might be aware that she bagged the first medal for India in this ongoing Tokyo Olympics, right? So let us go to the next phrase, thumbed at the edges. Okay, thumbed at the edges. It means with the pages worn out, okay, or soiled due to frequent handling. हम किताब को जब ज़्यादा पकड़ते हैं, हम छूते हैं तो किताब क्या हो जाता है? फट जाता है, ख़राब हो जाते हैं. Okay, it is called thumbed at the edges. So we can write a sentence like this: my English book is thumbed at the edges. My English book is thumbed at the edges. Clear? And the last one is reproach ourselves with. Reproach ourselves with, it means criticize ourselves for. Okay, it means criticize ourselves for. So we can use like this in a sentence: we should reproach ourselves for not being honest with studies. Okay, I repeat, we should reproach ourselves for not being honest with studies. So with this process, I'm ending up here for today. So in the next class, we will read the story together, detail. Okay, in detail, we will try to understand the story line wise, paragraph wise. So see you dear in the next class. Thank you very much.